सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासी संग्राम छिड़ा पाकिस्तान के नाम पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर शुरू हो गया और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 22 में बाइसाइकिल का दम भर रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ता और नेता साइकिल की हवा निकालने पर मानो आमादा हैं। आगरा में एक प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान की जमीन पर लगाते हुए नजर आए और लाल टोपी वालों की इसी करतूत के चलते योगी ने कर दिया अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक। हिंदुस्तान की जमीन, पाकिस्तान का नारा, सियासी विवाद और कटघरे में खड़ा कर दिया गया अखिलेश यादव का समाजवाद। आगरा में लाल टोपी पहने अखिलेश के समाजवादी उतरे तो थे महंगाई का मुद्दा उठाने, लेकिन इकबाल बुलंद किया उस पाकिस्तान के नाम पर जो खुद दाने दाने को मोहताज है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद सुनिए। बस समाजवाद का यही पाकिस्तानी नारा यूपी के चुनाव से पहले नए घमासान का सबब बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और सीधे उठा दिया अखिलेश के समाजवाद पर संगीन सवाल। पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। योगी आदित्यनाथ को मौका खुद समाजवादियों ने दिया है। ऐसा लगता है मानो पीएम मोदी और सीएम योगी का विरोध करते करते एसपी कार्यकर्ता किस रास्ते पर निकल पड़े हैं, शायद उन्हें खुद नहीं पता। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद ही नहीं, यहाँ तो उस नवाज शरीफ का नारा भी लग रहा था जिसने दोस्ती के बदले में करगिल का दगा दिया था। ऐसा देश विरोधी जहरीला नारा छिपाए नहीं छिपता। योगी भी सवाल दाग चुके हैं और 22 में बाइसाइकिल चलाने का ख्वाब देखने वालों को जवाब देते नहीं बन रहा। योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हुई है। अपराधियों के ऊपर में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कभी भी किसी को भी कोई गोली मार सकता है, कभी भी यहाँ पे किसी महिला का चीरहरण हो सकता है, कभी भी पुलिस वालों को भी कोई थप्पड़ मार सकता है और पुलिस वालों का एनकाउंटर भी कर सकता है। और सबसे बड़ा आतंकवाद जो हमारे उत्तर प्रदेश देश में फैला हुआ है आजकल, वो झूठ और जुमले का आतंकवाद है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ यूपी के लड़के बने तो सरकार गिर गई। लोकसभा चुनाव में चाचा को नाराज किया तो अपने मिसेज अखिलेश भी जीत नहीं पाई। अब पाकिस्तान का ये नारा साइकिल को आगे बढ़ाएगा या उसे पंचर कर देगा, ये भी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्दी ही बता देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कुल्हाड़ी पर पांव मारना नहीं, बल्कि पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। आनन फानन में इस जुलूस के आयोजक एसपी नेता वाजिद निसार ने कह दिया कि नारे लगाने वाले पार्टी कार्डर के हैं ही नहीं। लेकिन जब न्यूज नेशन ने तफ्तीश की तो पता चला कि वाकई नारे लगाने वाला आरोपी समाजवादी पार्टी का ही नेता है। कि हमारी रैली में एक कथित व्यक्ति इस तरह का देश विरोधी नारे लगा रहा है, इसकी जांच की जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। बस्ती में पहुंचने के बाद ये पोस्टर इस बात को बयान कर देता है कि क्या इनके समाजवादी पार्टी से संबंध है या नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी फोटो है, चौधरी वाजिद निसार की दाहिने हाथ पर फोटो है जो महानगर अध्यक्ष है, और नीचे सबसे पहले आप पंकज सिंह की फोटो को देखेंगे जिसमें नीचे वार्ड 51 अध्यक्ष लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता था या पदाधिकारी था, वो ये बैनर स्पष्ट कर रहा है। ठीक उसके बगल में जो दूसरा फोटो है वो आरिफ खान का फोटो है। इसको भी आरोपित किया गया है और इसको भी अरेस्ट किया गया है। आरिफ खान उत्तरी विधानसभा के सचिव है। ये पूरा पोस्टर जो पंकज सिंह के घर के बाहर लगा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बाद महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार था। फिल्म तो अब तक नहीं आई, अलबत्ता अपने बंगले को लेकर बिग बी सुर्खियों में जरूर आ गए। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा को लेकर एमएनएस ने सियासत का आगाज किया और अब सियासत का यह सिलसिला बिग बी के बंगले के बाहर
सड़क तक पहुंच गया है। चाहे लॉकडाउन में घंटी और ताली बजानी हो, चाहे दिवाली पर हर किसी को शुभकामनाएं देनी हो, चाहे दीवानगी के लिए फैंस का शुक्रिया अदा करना हो, बिग बी का बंगला प्रतीक्षा उनसे जुड़े हर लम्हे का गवाह रहा है। लेकिन अब इसी बंगले के बाहर सड़क पर सियासी मजमा लगा है। एक तरफ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दूसरी तरफ है उत्तर भारतीय ब्लू टाइगर और बीच में है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। प्रतीक्षा पर शुरू हुई पॉलिटिक्स की वजह है बिग बी के बंगले की एक दीवार। साल 2017 में सड़क चौड़ी करने के लिए बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के घर की दीवार को गिराने का नोटिस भेजा था, जिस पर अमिताभ बच्चन कोर्ट से स्टे ले आए थे। कुछ दिन पहले बीएमसी ने इस मुद्दे पर फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से बीएमसी को सड़क चौड़ी करने की इजाजत मिल गई। बस कोर्ट से इजाजत मिलने की खबर की देर थी, महाराष्ट्र की राजनीति का फायरब्रांड चेहरा यानी एमएनएस मैदान में कूदा और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगा दिया पोस्टर, जिस पर लिखा था बिग बी से उम्मीद है कि वो बड़ा दिल दिखाएंगे और घर की दीवार गिराने में सहयोग देंगे। इस पोस्टर का सामने आना था कि राज ठाकरे के विरोध का दम भरने वाली उत्तर भारतीय सेना मैदान में उतरी और अमिताभ बच्चन के समर्थन में आवाज उठा दी। ये नोटिस जो दिया गया है, ये नोटिस एक बदले की भावना से दिया गया है। उत्तर भारतीय हैं अमिताभ बच्चन, इसके लिए नोटिस दिया गया है। और मैं ये सोचता हूँ जो हमारे सीएम उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है बाकियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए भी बड़ा दिल दिखाए। हमारे अमिताभ भैया, उनके परिवार को जान का जोखिम हो सकता है, तो जो हमारे सीएम है उनसे विनती है कि आप इस नोटिस को रद्द करें। मामला था एक सड़क और बिग बी के बंगले की दीवार का, लेकिन मुद्दा हाथ लगा तो एमएनएस से लेकर ब्लू टाइगर मानो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने निकल पड़ा और महानायक बिना मर्जी हेडलाइंस का हिस्सा बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। एमएनएस ने भले ही सधी हुई जुबान के साथ बिग बी से बड़ा दिल दिखाने की अपील की है, लेकिन हर कोई जानता है कि फनकारों के साथ राज ठाकरे की एमएनएस की वक्त पर ठनती रही है। अगर हम बात करें मई 2021 की, तो आदित्य नारायण पर अलीबाग की छवि खराब करने का आरोप लगाया और उनके शो इंडियन आइडल से माफी मांगने को कहा। सितंबर 2020 में कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस को लेकर बयान दिया था, जिस पर एमएनएस ने कंगना को चेतावनी दी थी। उसके बाद सितंबर 2016 में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक शो में ऑफिसर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उल्टा एमएनएस ने ही कपिल शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। सितंबर 2016 में एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे में भारत छोड़ने की धमकी दी थी। एमएनएस ने कहा था कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों को रिलीज भी नहीं होने देंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं, अलकायदा ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए बुर्के के इस्तेमाल करने की ठानी थी। बुर्के से यहां मायने हैं मुस्लिम महिलाएं, जिन्हें बरगलाकर सुसाइड अटैकर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का नापाक प्लान तैयार किया गया था। यूपी में अलकायदा की स्लीपर सेल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि 3 महिलाओं को फिदाइन बनाने का जाल बुना गया और ये तीनों महिलाएं अफगानिस्तान से हैंडल की जा रही थी। क्या था उस ग्रुप का नाम जिसमें इन महिला आतंकियों को शामिल किया गया और कहां था उनका हाइड आउट? देखिए स्लीपर सेल वाले टेरर पर न्यूज़ नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शाहीन ब्रिगेड, यही था महिला आतंकियों के उस गुट का नाम, जिसका टारगेट था हिंदुस्तान को फिदाइन टेरर अटैक से दहलाना। लखनऊ और कानपुर में अलकायदा की स्लीपर सेल के तार खंगाले गए तो 3 महिलाओं के नाम सामने आए। ये महिला तो अब तक पकड़ी नहीं गई, लेकिन इससे जुड़े खुलासे जरूर सामने आ गए। बुर्के की आड़ में टेरर खुलासा नंबर 1। इन महिला आतंकियों या यूं कहें कि फिदाइन बॉम्बर्स के बारे में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इनके हैंडलर्स को लेकर। न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों महिलाओं का हैंडलर अफगानिस्तान में था। सूत्रों के मुताबिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तीनों महिलाएं अफगानिस्तान से अपने हैंडलर से संपर्क में रहती थी। न्यूज़ नेशन को अपनी पड़ताल में यह भी पता चला कि महिला सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करने के लिए प्लान पर अलकायदा लंबे वक्त से काम कर रहा था। साल 2015 में अलकायदा ने पहली बार महिला आतंकियों की फौज तैयार करने का प्लान बनाया था और इस प्लानिंग के पीछे दिमाग था अलकायदा के पूर्व सरगना अयमान अल जवाहिरी की पत्नी उमेमा हसन का। तब उमेमा हसन ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप खड़े किए थे और आतंक की शाहीन ब्रिगेड की पहली महिला कमांडर थी अमफिदा। साल 2015 में अलकायदा ने पहली बार महिला आतंकियों की फौज खड़ी करने का प्लान बनाया था और इस नापाक प्लान के पीछे दिमाग था अलकायदा के पूर्व सरगना अयमान अल जवाहिरी की पत्नी उमेमा हसन का। उमेमा ने अफगानिस्तान में ऐसी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप खड़े किए थे और आतंक की शाहीन ब्रिगेड की पहली कमांडर थी अफिदा।
अफगानिस्तान के इस खतरनाक बारूदी प्लान को हिंदुस्तान लेकर आया अंसार उल गजवत हिंद का सरगना असीम उमर, जिसने हिंदुस्तान में महिलाओं को बरगला कर फिदायीन आतंकी बनाने के लिए उकसाया। बुर्के की आड़ में टेरर खुलासा नंबर 2। अलकायदा की स्लीपर सेल की इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि इन तीनों महिलाओं या फिर जिन महिलाओं का असीम उमर ने ब्रेन वॉश किया, उनका मकसद सिर्फ बम धमाके करने तक सीमित नहीं था। पूछताछ के दौरान इस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ कि कानपुर की इन 3 महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने का टास्क भी दिया गया था, जिसमें ये लगातार एक्टिव थी। साल 2019 में उमर की मौत की खबर सामने आने के बाद कुछ ज्यादा जानकारी सामने नहीं है, लेकिन उमर ने अपने मकसद को अंजाम दिया और शाहीन ब्रिगेड के जरिए महिलाओं को भर्ती करना फिर शुरू कर दिया, जिनमें से 3 के बारे में एटीएस को खबर मिल चुकी है। बुर्के की आड़ में टेरर सबसे बड़ा सवाल। एटीएस को पड़ताल में ये पता चल चुका है कि इन महिलाओं का पहला टारगेट कानपुर का एक पावर प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये सुसाइड बॉम्बर कहां फरार हैं, इसको लेकर जानकारी हासिल करने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर अमित सिंह उस इलाके में पहुंचे जहां आखिरी बार इनके छिपे होने की खबर सामने आई थी। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि ये जो 3 महिलाएं फरार हुई हैं वो कहीं अलकायदा के शाहीन फोर्स का हिस्सा न हो। AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ असीम उमर की इस विंग में महिलाओं को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो मानव बम तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। और इन महिलाओं को लेकर यही अंदेशा है कि ये सब महिलाएं कहीं न कहीं इस फोर्स का हिस्सा थी। जिन महिला आतंकियों का खुलासा हुआ वो अपने अड्डे पर हैं या नहीं, उनके आने जाने या किसी और किस्म की जानकारी के बारे में कोई बात करने को राजी नहीं है। ये हालात सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट या फिर हमास की ही तरह अलकायदा ने भी बुर्के के पर्दे में दहशत फैलाने की साजिश रची, जिसके हर काले पन्ने को सामने लाने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आतंकी गुटों में महिलाओं की भर्ती होना दुनिया के लिए भले ही कुछ नया ना हो, लेकिन भारत में इस्लामिक स्टेट के आने से पहले ये ट्रेंड बड़े पैमाने पर कभी देखा नहीं गया। और जब ये हुआ तो नतीजा ये हुआ कि भारत की 4 महिलाएं आज भी अफगानिस्तान की जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रही हैं। 2016 से 2018 के दौरान केरल की 4 महिलाएं अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गई थीं। इन महिलाओं का नाम था आयशा, रफीला, मरियम और फातिमा। इन चारों का मकसद था कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के झंडे तले कथित जिहाद का हिस्सा बने। खास बात यह है कि सभी महिलाएं केरल के कासरगोड की थीं और ये खाड़ी देशों के जरिए अफगानिस्तान पहुंची थीं। इन चारों के पति इस्लामिक स्टेट के आतंक का हिस्सा बन मारे गए और 2019 में अफगान फोर्सेस ने इन चारों महिलाओं को पकड़ लिया था। हालांकि इनके परिवार ने सभी महिलाओं को वापस लाने की मांग उठाई, लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते इनके भारत लौटने की संभावना ना के बराबर है। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं वो हैरान करती तस्वीरें जो बन गई दुनिया की हेडलाइंस। लेबनान में सरकार परिवर्तन की आहट ने जनता को भड़का दिया। अचानक लोकतंत्र से चुनी गई सरकार के गिरने से नाराज पब्लिक ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि आक्रोशित लोगों को काबू करने के लिए फौज को सड़क पर उतरना पड़ा। तुर्की में आई भयावह बाढ़ ने समंदर किनारे बसे इलाकों में कोहराम मचा दिया है। बाढ़ में बह गए लोगों और मवेशियों को तलाशने के लिए अब तुर्की के फौजी जाल लेकर बाढ़ के पानी में उतर गए। तुर्की में अचानक आई फ्लैश फ्लड्स के चलते 2 तटीय शहर पानी से लबालब भर चुके हैं। रूस में गर्मी के सितम ने ऐसा हाहाकार मचाया कि सड़कों को ठंडा करने के लिए पानी की फुहार छोड़नी पड़ रही है। दरअसल रूस में इस साल औसत तापमान से 10 डिग्री तक ज्यादा तापमान बढ़ गया है। कुछ इलाकों में तो टेम्परेचर 50 डिग्री के पार भी जा चुका है। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ आतंक के लिए महिलाओं को हथियार बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जहां महिलाएं एक बार फिर आतंक की शिकार बनती जा रही हैं। अफगानिस्तान में लगातार अपनी ताकत और औकात बढ़ाते तालिबान ने एक और जहरीला फरमान जारी किया है। फरमान ये कि अफगानिस्तान में कुंवारी और विधवा महिलाओं पर सिर्फ तालिबानी आतंकियों का ही हक होगा। किस तरह अफगान महिलाओं की जिंदगी पर लग गया है तालिबानी कट्टरपंथ का ग्रहण, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। इन 2 तस्वीरों में फासला 20 साल का है, यानी अफगान महिलाओं और तालिबान का रिश्ता यही है, यानी जुल्म, सितम और कट्टरपंथी कानून।
2001 के बाद जब 2021 में तालिबानी जुल्मी हुकूमत की वापसी हुई तो एक बार फिर अफगान महिलाओं को लगा कि तालिबानी कोड़े उनकी किस्मत का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस बार जो तालिबान ने किया उसने अफगान महिलाओं के साथ ही साथ उनके परिवार का दिल भी बैठा दिया है। सबसे पहले देखिए तालिबान का वो फरमान जो अफगान महिलाओं के लिए जारी किया गया। इस फरमान में साफ साफ कहा गया है कि हर गांव हर कस्बे में उन कुंवारी लड़कियों की लिस्ट तैयार की जाए जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है। साथ ही साथ उन विधवाओं की फहरिस्त भी पेश की जाए जिनकी उम्र 45 साल से कम है। और फरमान में कहा गया है कि इन लड़कियों और महिलाओं का निकाह सिर्फ और सिर्फ तालिबानी आतंकियों से ही होगा। इस फरमान के सामने आते ही लड़कियों और विधवाओं के माता पिता खौफ में हैं, क्योंकि इस फरमान का सीधा मतलब है कि अफगान महिलाओं को तालिबान सेक्स स्लेव बनाना चाहता है। जब तखार प्रांत में तालिबान ने शरिया कानून लागू कर महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी किया था तो सबको लगा था कि तालिबान 1996 से 2001 वाले दौर को वापस लाना चाहता है। लेकिन अब उस फरमान का आना जिसका टारगेट महिलाओं को सिर्फ सेक्स स्लेव बनाना है, ये क्लियर कट सबूत है कि नया तालिबानी शैतान इस्लामिक स्टेट की दहशत को दोहराना चाहता है। सेक्स स्लेव वाला सितम क्या है तालिबानी टारगेट? इस्लामिक स्टेट ने यजीदी और कुर्द महिलाओं को सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया था और यही तालिबान का प्लान है। दरअसल इस तरह महिलाओं का इस्तेमाल कर तालिबानी कमांडर हिब्बुल्लाह वही हासिल करना चाहता है जो बगदादी ने किया था। इस तरह महिलाओं का जबरन आतंकियों के साथ निकाह कराने से आतंकियों को पैगाम मिलेगा कि न सिर्फ उन्हें लूटपाट से दौलत हासिल होगी बल्कि वो जिस पर नजर रखेंगे उस महिला से रिश्ते भी बना सकेंगे। यही है तालिबान का प्लान कि पैसे और महिलाओं के लालच में न सिर्फ तालिबानी आतंकी गुट के साथ बने रहेंगे बल्कि दूसरे गुटों के आतंकी भी तालिबान के परचम तले आ जाएंगे। सेक्स स्लेव वाला सितम कौन होगा निशाना? जब इस्लामिक स्टेट ने सिंजर की पहाड़ियों पर चढ़ाई की थी तो उनका मकसद इस इलाके पर कब्जा नहीं था बल्कि उनका टारगेट था अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को निशाना बनाना ताकि उनके आतंकियों को महिलाएं मिले और जिन अल्पसंख्यक से मुखालफत का डर था वो टूट जाए। तालिबानी फरमान का नतीजा भी कुछ ऐसा ही होगा। अपने अंधे उन्माद को पूरा करने के लिए तालिबानी आतंकी अफगानी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाएंगे। जिन इलाकों से तालिबान को विरोध का सामना करना, उन इलाकों के लोग और मिलिशिया भी तालिबान के जुल्म के शिकार बनेंगे। 10 जुलाई को अफगानिस्तान में हथियारों के साथ महिलाएं सड़कों पर आ गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि जो तूफान आ रहा है उसका नाम भले ही तालिबान हो लेकिन असल पहचान शैतान की है। लेकिन शायद इन महिलाओं ने सोचा नहीं होगा कि शरीयत और मजहब की झूठी दुहाई देने वाला तालिबान औरतों की असमत को भी अपने घिनौने पंजों में जकड़ लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। हरियाणा ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। कोरोना की वजह से इन दिनों गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सही तरीके से राशन मिले, राशन में कोई कटौती ना हो, लिहाजा हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज एटीएम लगाया गया जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। अब तक आपने एटीएम से पैसे ही निकाले होंगे, लेकिन अब एटीएम में अनाज भी निकलेगा। राशन लेने के लिए ना तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही राशन के वजन में घपला होगा। आधार कार्ड लगाइए और राशन घर ले जाइए। राशन वाले एटीएम का आगाज हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम के फर्रुख नगर राशन डिपो में लगा दिया है। अनाज एटीएम से 1 मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अब किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि अनाज कम दिया गया, क्योंकि ये मशीन सही मानक तक अनाज ऑटोमेटिक देगी। उपभोक्ताओं के लिए जो खासकर जो वेट का किसी की कोई शिकायतें होती थी या किसी और प्रकार की शिकायतें होती थी, उसमें उसका कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मशीन पूरी तरह एटीएम की तरह काम करती है। मशीन में आधार या फिर राशन कार्ड नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद जितना अनाज सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है खुद मशीन के नीचे लगे बैग में भर जाएगा। अब राज्य के दूसरे शहरों में भी अनाज एटीएम लगाए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।